ये अल्जाइमर और सवाल के 33 है 49 33 49 49 अल्जाइमर के पेज किताब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है जिसका बार बार रिपीटेडली जो ऑनलाइन के चंदे के स्टूडेंट्स हैं कि हम कैसे गलत है। इवन उसको पेज नंबर भी बताया, टॉपिक भी बताया कि ये टॉपिक है, आप देखें पढ़े, आपकी नॉलेज अगर उस टॉपिक पे कम है तो उसको आप इंक्रीज करें, नॉलेज अगर कम है तो उसको इंक्रीज करें। डेफिनेशन एक पूछी गई थी, जस्ट डेफिनेशन, अल्जाइमर डिजीज की डेफिनेशन नहीं, जस्ट डेफिनेशन पूछी गई थी। फिक्स्ड इरेशनल आइडिया नॉट शेयर्ड बाय अदर्स, फिक्स्ड इरेशनल आइडिया नॉट शेयर्ड बाय अदर्स। जैसे अल्जाइमर तो नहीं कहेंगे, अल्जाइमर तो डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस होता है। और जैसे इतने सवाल और मैसेज फिर क्वेश्चन मार्क कि हम कैसे गलत हैं। भाई हम भी गलत हो सकते हैं, नो डाउट, कभी कभार गलती तो हो सकती है। जब आपको बताया जा रहा है कि पेज नंबर फिलहाल को जाके देखें और उसमें पढ़ें, चेक करें, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपको इस पे हमारे पास फिलहाल कोई भी जैसा ऑप्शन नहीं है। आपको बताएंगे इसका जवाब जो है अल्जाइमर से डिजीज नहीं होगा, एटलीस्ट अल्जाइमर से डिजीज नहीं होगा। ये एक स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन अगर आप नहीं लर्न करेंगे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। और कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें, ठीक है, अपग्रेड करें ना टाइम के साथ। ऐसे अपग्रेड नहीं करेंगे तो जाहिर है अभी पीछे रह जाएंगे। आते हैं नए टॉपिक में, जैसे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, बिहेवियर कंप्लीट हो गया था। हाँ, बिहेवियर कंप्लीट हो गया था। अब लाइक जो स्टार्टिंग पेज है 58 पेज पे आप आएंगे, वहां से 58 एसटीबी के अंदर 58 पेज पे आप आएंगे। पेपर 3 का जो है हो सकता है कि फ्यूचर में ये इजाफी हो जाए, ठीक है, माइनस हो जाए, हो सकता है, पर हम पढ़ रहे हैं फिलहाल फ्यूचर में। जिससे आपको बताया कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल सेक्शन को डिस्कस किया था, उसमें आपने देखा जब भी कोई स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस दैट इज द चेंज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कभी भी एक जैसा सेम सिमिलर नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं है, उसमें चेंजेस आती रहती है। अगर चेंज आती है तो कोऑर्डिनेशन की एनिमल के पास मैकेनिज्म मौजूद है, ब्रेन मौजूद है, सेट पॉइंट मौजूद है, उसके अकॉर्डिंगली कोई एनिमल रिस्पॉन्ड कर सकता है। पर इन केस अगर आप प्लांट को देखें, प्लांट जिस जगह पे पैदा होते हैं उसी जगह पे आखिर में जस्ट उनकी डेथ होती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज होती रहती है। ऐसी चेंज कंडीशन में ना प्लांट के पास ब्रेन है, ना ऐसी इंटीग्रेशन होती है, और ना ही किसी से जैसे हेल्प भी ले सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्लांट जो चेंज सिचुएशन अगर होगी तो उसमें प्लांट अपने आप को कैसे जैसे रेस्पॉन्ड दे सकते हैं। यकीनन नेचर की तरफ से कुछ ऐसी इनके पास एबिलिटीज दी गई है, एडेप्टेशंस दी गई है, जिसके जरिए भले एक जगह से दूसरी जगह तक मूव भी ना करें, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने की एबिलिटी भी ना हो, ब्रेन भी ना हो, पर भी इन्वायरमेंट को अगर जिस तरह से चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।
तो प्लांट्स सीसाइल होने की वजह से घूम फिर नहीं सकते, प्लांट्स फिक्स्ड हैं, पर किसी भी तरह का जो स्टिमुलस आता है, चेंज आती है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको रिस्पॉन्ड देने की उनमें सलाहियत मौजूद है। नेचर की तरफ से एक लाइक प्रॉपर्टी है कि दे कैन रिस्पॉन्ड। किस तरह से रिस्पॉन्ड दे सकते हैं, जैसे यू नो वेरी वेल, एक some of their parts have specialized tissue which respond, produce chemicals। जैसे आपको याद होगा, हमने फोटोट्रॉपिज्म में पढ़ा था ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन जैसे लाइट को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जिस साइड पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो साइड, उस साइड पे रैपिड ग्रोथ होती है, तो टर्निंग टुवर्ड्स सनलाइट होता है, फोटोट्रॉपिज्म की मैकेनिज्म। तो इसी तरह से प्लांट्स में जैसे ये एबिलिटी होती है कि कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन केमिकल्स की मदद से यकीनन अपनी कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, सारी मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं। और ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनका यकीनन प्लांट की एक पैटर्न ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट है। यकीनन वो हार्मोन ही है, प्लांट हार्मोन ही है, जो केमिकल मैसेंजर ऑफ द प्लांट्स होते हैं, उनके जरिए वो रेस्पॉन्ड देते हैं। डिफरेंट टाइप के केमिकल हार्मोन्स, केमिकल्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं इसके जरिए कोऑर्डिनेशन। जैसे अगर आप देखें ना, हम एनिमल्स स्ट्रेस की सूरत में, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग स्ट्रेस की सूरत में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एपिनेफ्राइन और नॉरएफ्राइन हार्मोन जैसे प्रोड्यूस हुआ, तो वेरियस ऑर्गन उसको कैसे रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है जिससे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जैसे पैदा होती है, और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स, पार्ट्स इस सिचुएशन को जैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह से अगर कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आती है तो प्लांट के अंदर भी इसी तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, और इसी तरह से जो है, पर रेस्पॉन्स देने का इनका तरीका ये होगा कि दे रेस्पॉन्ड बाय ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट, इस सूरत में रेस्पॉन्ड करते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट, या जिस तरह से मूवमेंट की सूरत में प्लांट जो है रेस्पॉन्स दे सकते हैं। प्लांट किसी से लड़ नहीं सकते हैं, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन ऐसी स्ट्रेस के अंदर नहीं आती है, पर उनकी जो है रेस्पॉन्ड देने का तरीका ये होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की सूरत में या मूवमेंट की सूरत में वो रेस्पॉन्ड दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मूवमेंट। तो इसी तरह से प्लांट्स में जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स का नेम जैसे यकीनन हम हार्मोन कहते हैं, लिटरेरी मीनिंग और वर्ड मीनिंग होती है हार्मोन की, टू एक्साइट होती है। हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन, बिकॉज बायोलॉजिकल साइंसेस में फाइटो लफ्ज की मीनिंग जैसे प्लांट होती है, प्लांट हार्मोन। मोस्टली ये हार्मोन्स जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इस वजह से इन्हें ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, बिकॉज मोस्ट जो हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, ग्रोथ पैटर्न के जरिए वो रेस्पॉन्ड देते हैं, इस वजह से ग्रोथ पैटर्न के जरिए रेस्पॉन्ड दे सकते हैं। सो तो रेस्पॉन्ड दे सकते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ। तो यकीनन अक्सर जो हार्मोन्स को हम जैसे ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, एक हार्मोन होता है जिसे ग्रोथ इनहिबिटर भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ग्रोथ इनहिबिटर बिकॉज एबिसिसिक एसिड ए बी ए ग्रोथ इनहिबिटर। मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू ग्रोथ, सो दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर। तो नेम कितने हुए, हार्मोन, जस्ट हार्मोन, फाइटो हार्मोन और ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, तो ग्रोथ रेगुलेटर। तो हमने ऑक्सीजन के बारे में हमने शायद डिस्कस किया था जब चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, फोटोट्रॉपिज्म। जो इल्यूमिनेटेड साइड की मीनिंग है जहां पे सनलाइट जिसको लगती है। इल्यूमिनेटेड साइड पे ऑक्सीजन कम होता है, अनइल्यूमिनेटेड साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है। परसेंटेज भी आई थिंक आपको याद होगा, इल्यूमिनेटेड साइड पे 27% है, अनइल्यूमिनेटेड साइड पे 57% है। अनइल्यूमिनेटेड साइड पे जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो जाहिर है रैपिड ग्रोथ होती है। रैपिड ग्रोथ होगी तो टर्निंग टुवर्ड्स, वो पार्ट टर्न टुवर्ड्स सनलाइट होता है, और ऐसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है ना, ये फोटोट्रॉपिज्म और ऑक्सीजन के बारे में आपने यकीनन जैसे पढ़ा था, FW वेंट का एक्सपेरिमेंट वगैरह, वही सेम चीज रिपीट है, कोई नई चीज नहीं है। इसके बाद जैसे हम देखेंगे कि लाइक किस तरह से प्लांट हार्मोन जो होते हैं रिस्पॉन्ड देते हैं, जैसे टू वेज जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आइदर ग्रोथ और डेवलपमेंट की सूरत में या मूवमेंट की सूरत में। तो showing movement and regulating the various metabolic function. Number 2 is the growth and development। इस तरह से जो है मूवमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज का जो फोटोट्रॉपिज्म टॉपिक था जो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, फोटोट्रॉपिज्म, और इसी तरह से जो
मूवमेंट तो यकीनन प्लांट के अंदर होती है, पर लोकोमोशन नहीं होती। आपको पता है प्लांट से पहले ही हमने डिस्कस किया कि फिक्स्ड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते, पर उनके वेरियस पार्ट्स, जैसे हायर प्लांट्स के अंदर बेंडिंग, ट्विस्टिंग या इलांगेशन टाइप की मूवमेंट होती है, वो भी सर्टेन पार्ट के अंदर, सारे प्लांट के अंदर नहीं, सर्टेन पार्ट्स के अंदर। जो आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा, या रूट की टिप है या शूट की टिप है, तो सर्टेन पार्ट या लीव्स हैं या फ्लावर्स हैं, इस तरह से जो रेस्पॉन्ड देते हैं सर्टेन पार्ट के अंदर। हायर प्लांट्स के अंदर बेंडिंग, ट्विस्टिंग और इलांगेशन टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, पर लोकोमोशन नहीं होती है। फोटोट्रॉपिज्म का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। इसी तरह से और भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं, जो वो भी चैप्टर 3 के अंदर हमने पढ़ चुके हैं। हम ये इनको 3 स्टिमुलाई होते हैं। अगर लाइट स्टिमुलस होता है, towards or away from the light, such type of movements are called the tropism or tropic movement. Gravity, geotropism, either towards light or away from the light, जैसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? रूट्स आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद होगा। थिग्मोट्रॉपिज्म, तो 3 स्टिमुलाई होते हैं, इनके बेसिस पे ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। उसके बाद जैसे नेक्स्ट, कल हमने एक जैसे यहाँ पे 24 आवर्स का एक साइकिल पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 24 के आवर्स के अंदर कौन सी चेंजेस हो रही होती है। जैसे 9 PM पे जो मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है, किस वक्त टेम्परेचर ज्यादा होता है, किस टाइम पे कम होता है। तो यानी 24 आवर का ऐसा साइकिल है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जैसे रिपीटेडली हो रहा होता है। तो प्लांट्स को भी अगर देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर भी ऐसी रेगुलर एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो देखते रहते हैं कि एक दिन के अंदर जो प्लांट के अंदर एक्टिविटीज होती है ना, सेम वो नेक्स्ट डे पे भी रिपीट होती रहती है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप विद इन देमसेल्फ अ वंडरफुल मैकेनिज्म ऑफ मेजरिंग द टाइम। मेजरिंग द टाइम कैसे? कल जैसे हमने जो पढ़ा था, वो टाइम मेजरिंग, अकॉर्डिंगली टाइम हो रहा है। ब्लड प्रेशर और मस्कुलर एक्टिविटी किस टाइम पे ज्यादा होती है, मेलाटोनिन की सीक्रेशन किस टाइम पे ज्यादा होता है, कार्टिसोल का प्रोडक्शन किस टाइम पे ज्यादा होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस आ रही होती है, टाइम मेजरिंग सिस्टम मौजूद है। 9 PM हो गए तो मेलाटोनिन की सीक्रेशन रिलीज हो रही है, 7:30 हो रही है तो मींस मेलाटोनिन की सीक्रेशन स्टॉप हो रही है। तो इंटरनल एक टाइम मेजरिंग सिस्टम मौजूद है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके अंदर टाइम मेजरिंग सिस्टम एक मौजूद होता है। जैसे वक्त गुजर रहा होता है, इसी तरह से यकीनन जो है टाइम मेजर। कल हमने एक छोटी सी पॉइंट पढ़ी थी कि लाइक जो 5 PM यानी शाम के जो 5 बजे उस वक्त होते हैं, तो मस्क्यूलर एक्टिविटी जरा ज्यादा होती है। आप देखें गांव देहातों के अंदर पुराने दौर के अंदर भी जो गेम्स या स्पोर्ट्स का जो टाइम था, फिजिकल एक्टिविटी का टाइम है, वो शाम को है। जैसे मल विड़न, मल सुबह से अगर नाश्तो करे मल तो केर को विड़न वाचो मल दा विड़न मल शाम जो विड़न हुआ अच्छो भाई। तो हमारे जो गांव देहातों के लोग हैं ना, बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको पहले से ही पता है मस्क्यूलर एक्टिविटी किस टाइम में ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ इस तरह से जो बॉडी के अंदर जो है चेंजेस होती रहती है, वक्त गुजरने के साथ ऐसी चेंजेस होती रहती है। तो प्लांट के अंदर भी ऐसा मैकेनिज्म है, एज वेल एज जो एनिमल्स के अंदर भी सेम ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है। तो द मीन्स टू रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट हो, उसके अंदर एक क्लॉक सिस्टम मौजूद है। वक्त गुजरने के साथ साथ अब कौन सी चेंजेस आनी है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसके अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ ये चेंजेस होती रहती है। जैसे हमने कल का एक एग्जाम्पल लिया, आपके जहन में यकीनन होगा, हो सकता है आपके लिए पहले बायोलॉजिकल कला या टाइम मेजरिंग सिस्टम के बारे में इतनी नॉलेज ना हो, पर आप यकीनन आप समझ गए होंगे कि इंटरनल एक टाइम मेजरिंग सिस्टम मौजूद होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें ऐसी चेंजेस आती रहती है, डेली बेसिस पे ऐसी एक्टिविटीज होती रहती है। एक ऐसे नहीं कि एक दिन ओनली वन डे एक टाइम टेबल को फॉलो करें, नेक्स्ट डे एक नया टाइम टेबल, नहीं, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। आखिर में इसमें एक पॉइंट जैसे मौजूद है कि ये अल्टर भी नहीं होता है, चेंज भी नहीं होता। आप कोशिश चाहे जितनी करें, अल्टर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कई इसको जो साल लगे होंगे, फिर जाके एक ऐसा टाइम टेबल जाके सेट हुआ है। अल्टर या चेंज बिल्कुल नहीं होता है, अल्टर या चेंज ऐसा, ठीक है। तो सो इट हैज बीन लॉन्ग नोन दैट लीफलेट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, कौन से सर्टेन प्लांट्स आपको याद होगा प्लांट मूवमेंट के अंदर हमने पढ़ा था, बीन प्लांट के लीव्स जैसे निक्टिनास्टिक मूवमेंट होते हैं, जो निक्टिनास्टिक मूवमेंट शाम होती है या अंधेरा होता है तो उसके लीफलेट्स फोल्ड हो जाते हैं
और सुबह के वक्त जैसे सनलाइट लगती है तो लीफलेट्स इनके ओपन हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट फैक्टर है लीफलेट्स के क्लोज होने या लीफलेट्स के ओपन होने में। तो अगर साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया, उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल फैक्टर चलो लाइट है मान लेते हैं, अगर प्लांट को कंटिन्यूस 24 आवर्स की लाइट दी जाए, फॉर एग्जांपल 24 आवर्स की लाइट दी जाए, तो क्या वो हमेशा लीफलेट्स इसके ओपन रहेंगे? उन्होंने देखा कि लीफलेट्स के जिस टाइम पे इनके क्लोज होने हैं तो उसी टाइम पे क्लोज हो रहे हैं। अगर इसी बीन प्लांट को कंटिन्यूसली आप कंटिन्यूसली डार्क में रखें, तो इसका मतलब ये होगा कि लीफलेट्स हमेशा के लिए बंद रहेंगे? नहीं बंद रहते हैं, एक टाइम होता है, स्पेसिफाइड टाइम, उसके बाद ये ओपन हो जाते हैं। इससे मतलब उन्होंने ये निकाला कि कोई एक ऐसी मैकेनिज्म है जो इंटरनली रेगुलेट हो रही है, एक्सटर्नल फैक्टर से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, एंडोजीनस रिदम है, दे आर रेगुलेटेड इनसाइड बॉडी के अंदर ही ऐसी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इट हैज बीन नोन दैट लीफलेट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स ओपन ड्यूरिंग द डे लाइट और डे टाइम में ओपन होते हैं पर क्लोज एट नाइट टाइम। पर बाद में जैसे बट दीज रिदमिक मूवमेंट्स हैव कंटिन्यू इवन इफ केप्ट इन अ टोटल डार्कनेस, भले उस प्लांट को मुकम्मल डार्कनेस में रखें या इवन कंटिन्यूस सनलाइट में रखें या लाइट का एक प्रोवाइड करके दें, फिर भी ये होगा। आर्टिफिशियल लाइट भी अगर प्रोवाइड करके आप देंगे तब भी जैसे जिस टाइम पे उनको लीफलेट्स क्लोज होने उस टाइम पे क्लोज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे रिदम जो है एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, इंटरनल फैक्टर कोई होगा, एंडोजीनस रिदम होगा, उसके जरिए रेगुलेट होते हैं। और ऐसी रिदमिक एक्टिविटीज, सच रिदमिक एक्टिविटीज जो ऐसी होती हैं, उन रिदमिक एक्टिविटीज नॉट ओनली कंट्रोल्ड बाय लाइट फैक्टर, यानी लाइट फैक्टर्स के जरिए कंट्रोल नहीं हुआ, ये ऐसी यकीनन जो है इंडिपेंडेंट टाइम मेजरिंग सिस्टम मौजूद है। और इस इंडिपेंडेंट टाइम मेजरिंग सिस्टम को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे कल हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग को अंडर क्वार्टर्स रखा गया था, कोई एक इन्वायरमेंटल जो उसमें क्यू नहीं थी, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं था, पर उसके बावजूद भी जिस टाइम पे ह्यूमन बीइंग को जैसे स्लीप आनी थी वो आ रही थी। हम कहते हैं कि लाइट लगने से जाग जाते हैं, लाइट नहीं होती है तो नींद आ रही है, पर इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल टाइम मेजरिंग सिस्टम होता है, वही सब रेगुलेट करता है, जिससे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ऐसा बायोलॉजिकल क्लॉक प्लांट के अंदर भी मौजूद है और ऐसा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है एनिमल्स के अंदर भी मौजूद है। तो अब एक डेफिनेशन है, जब ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हर 24 आवर्स के हवाले से जो रिपीट हो रही होती है बार बार, जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिपीट देयर बायोलॉजिकल और बिहेवियरल एक्टिविटीज एट द रेगुलर इंटरवल। कौन सा रेगुलर इंटरवल? जैसे कल हमने जैसे लाइक बायोलॉजिकल रिदम का जो साइक्लिक मैनर के अंदर किस तरह से जो चेंजेस हो रही थी हमने वो पढ़ा था। इसी तरह से अगर रिपीटेडली वो सेम एक्टिविटीज करते रहेंगे तो उससे हम कहेंगे बायोलॉजिकल रिदम कहेंगे या बायो रिदम कहेंगे। सच रिदमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल रिदम और बायो रिदम कहेंगे। रिपीट देयर बायोलॉजिकल और बिहेवियरल एक्टिविटीज, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि जस्ट वन डे की बात नहीं होती है कि जस्ट हाँ आज के दिन ऐसे रिपीट करते हैं, कल कोई दूसरी एक्टिविटीज होंगी, कल कोई दूसरा बिहेवियर होगा, नहीं, रिपीट बार जब तक वो लाइफ जिंदा है। तो मीन्स इसी तरह से जो इंटरनल टाइम मेजरिंग सिस्टम के जरिए ऐसी एक्टिविटीज जो रिपीट होती रहती है, कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है, तो इससे हम कहेंगे बायोलॉजिकल रिदम और बायो रिदम सिंपली कहेंगे। और बायो रिदम्स अकर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 24 आवर्स की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। लिटररी मीनिंग अगर इसको आप वर्ड को ब्रेक करेंगे, सिरका रेफर्स टू अबाउट, ठीक है ना, जैसे सवाल छोटे छोटे सवाल होते हैं टेस्ट रिलेटेड भी कभी कभार बन जाते हैं। सिरका लफ्ज की मीनिंग होती है, लैटिन वर्ड है सिरका की मीनिंग होती है अबाउट, डाइज की मीनिंग होती है डे, यानी एक दिन की एक्टिविटीज, 24 आवर्स की एक्टिविटीज, वही सेम एक्टिविटीज नेक्स्ट डे पे वही रिपीट हो गए। तो इस तरह के जो रिदम होते हैं उसे हम कहेंगे लाइक सर्केडियन रिदम, जो 24 आवर की एक्टिविटीज, जस्ट ओनली 24 आवर की एक्टिविटीज, पर वो 24 नेक्स्ट डे भी वही सेम, नेक्स्ट डे भी वही सेम, तो फिर उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा बायोलॉजिकल रिदम और बायो रिदम। जस्ट ओनली अगर आप 24 आवर्स की एक्टिविटीज को देख रहे हैं तो उसके लिए सिंगल टर्म होगा सर्केडियन रिदम, बिकॉज सिरका रेफर्स टू अबाउट एंड डाइज रेफर्स टू डेज। इसी तरह से सर्केडियन रिदम का एग्जाम्पल हमने जैसे नोट किया था कि बीन प्लांट है, उसको अगर भले आप कंटिन्यूस डार्क में रखें पर उसके लीफलेट्स की ओपनिंग का जो टाइम होगा तो उस टाइम पे वो ओपन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यकीनन कोई इंटरनल टाइम मेजरिंग सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा कुछ और भी मैकेनिज्म है जो जिससे हमें पता चलता है
कि समथिंग इंटरनली रेगुलेटेड कोई ऐसी मैकेनिज्म मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ रेट ऑफ यंग ओट सीडलिंग, यंग ओट सीडलिंग जैसे फोटोट्रॉपिज्म का एक्सपेरिमेंट आप जहन में रखें, यंग ओट सीडलिंग यकीनन लाइट तो है, हम ये कहते हैं कि लाइट की वजह से जैसे लाइट लगती है तो उसकी उसमें इतना जादू है या अट्रैक्शन है, प्लांट उसकी तरफ मूव कर रहा है, ऐसी तो बात नहीं थी। पर क्या था रीजन, मेन रीजन क्या था उसके अंदर, ऑक्सीजन जैसे रिलीज होता था, ऑक्सीजन की वजह से वो ग्रोथ हो रही थी, टर्निंग हो रही थी। इसी तरह से एक फोटोसिंथेसिस होती है, एक अलजी है, खास किस्म का अलजी, बुक में उसकी मेंशन डिस्क्राइब डिटेल में नहीं है। जैसे एक फोटोसिंथेसिस है, उसमें ये होता है कि डे टाइम में जाहिर फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें फ्लोटिंग होती है, और नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो वो बेड पे चला जाता है, मींस बेड की मीनिंग है बॉटम पे चला जाता है। और डे टाइम में जैसे जो फोटोसिंथेसिस होती है तो वो जिस तरह से सरफेस भी आ जाता है, फ्लोटिंग होती रहती है। एग्जाम्पल हम कहते हैं एक आर्टिफिशियल लाइट की कंडीशन दी जाए, कंटिन्यूसली लाइट की कंडीशन दी जाए तो कंटिन्यूस फोटोसिंथेसिस तो होती रहेगी, पर एक टाइम के बाद क्या हुआ, वो आके जो बेड पे बैठ गया, बॉटम पे आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि लाइक सिर्फ लाइट या फोटोसिंथेसिस नहीं है जिसकी वजह से ये फ्लोटिंग हो रही है, तो फ्लोटिंग करना या नीचे बेड पे आना, सेडिमेंट पे आना, तो ये एक इंटरनल टाइम मेजरिंग सिस्टम है। इसी तरह से ल्यूमिनिसेंस इन डायनोफ्लैजिलेट्स, ये एक मेरीन, जो डायनोफ्लैजिलेट्स मेरीन एक अलगा होते हैं, जैसे खास तौर पे जो समंदर के किनारे पे रात के वक्त जिस तरह से एक ब्लूइश कलर का एक लाइट की लाइटिंग लगती है, जो मैं महसूस ये होता है कि ये कोई स्ट्रीट लाइट है या कोई इस तरह से रोड साइड की लाइट है, उसकी वजह से, उसकी शेड की वजह से ये ब्लूइश कलर आ रहा है, पर एक्चुअली जो है अंदर होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो लाइट इमिट कर रहे होते हैं। लाइट इमिटिंग एबिलिटी को हम कहते हैं ल्यूमिनिसेंस कहते हैं, जो ऐसी बॉडी या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लाइट इमिट करे तो उसे हम कहते हैं ल्यूमिनिसेंस। जैसे शहरों के अंदर जैसे शाम या रात के वक्त जैसे लाइट हम ऑन करते हैं, बत्तियां जलती है, तो इसी तरह से नेचुरली इनके अंदर ऐसा टाइम टेबल सेट है, नेचुरली सेट है, नेचुरली, भले एनवायरमेंटल वो फैक्टर कोई इसको मिले या ना मिले, उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर जैसे ऐसी चीजें इनहेरिटेड है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद लाइट एमिट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ल्यूमिनिसेंस इन डायनोफ्लैजिलेट्स इज द फीचर ऑफ वाइल, ये जो एंडोजीनस रेगुलेट होती है, किसी एक्सटर्नल कंडीशन से नहीं होती है। CO2 फिक्सेशन इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक कैम प्लांट है, CAMP कैम प्लांट है, कैरेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट है। फर्स्ट ईयर के अंदर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर ये टर्म मौजूद है। तो आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर ये ऐसे नहीं है कि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, पर इसके स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, यू नो वेरी वेल, स्टोमेटा की ओपनिंग का टाइम होता है नाइट टाइम में। ब्रायोफाइलम केम प्लांट के स्टोमेटा नाइट टाइम में ओपन होते हैं। तो हमारे जहन में यह काफी यही होता है कि सनलाइट लगती है तो फिर स्टोमेटा ओपन होते हैं, डे टाइम में तो इनके स्टोमेटा भी पड़े, डे टाइम में इनको सनलाइट भी लग रही है, पर डे टाइम में स्टोमेटा क्यों नहीं खुलते, ओपन क्यों नहीं होते, बिकॉज दे आर रेगुलेटेड इंटरनली। तो ये चंद एक एग्जाम्पल है जिससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये सारे एंडोजीनस रिदम में, एक्सटर्नल फैक्टर से इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स ये जो सिटी की एरिया की, जो कोस्टल एरिया की लाइटिंग है, पर ये जो समंदर का जैसे पानी होता है उसमें ऐसा ब्लूइश कलर जो अपीयर होता है, ये बिकॉज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। ये ब्लू कलर की कोई लाइटिंग यहाँ पे नहीं है, लाइट का कोई ब्लू कलर नहीं है, पर ये जो सारी इस तरह से समंदर के अंदर जो ब्लूइश कलर जो अपीयर होता है बिकॉज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि मेरीन एक अलगा होते हैं। इसी तरह से आखिरी पॉइंट है इस हवाले से कि ऐसे रिदम्स जो है इंटरनली रेगुलेट होते हैं, चाहे वो ल्यूमिनिसेंस इन डायनोफ्लैजिलेट हो, चाहे एक सर्टेन टाइप के अल्जी उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो, ब्रायोफाइलम की जैसे CO2 फिक्सेशन हो, ये सारे दे आर रेगुलेटेड इंटरनली। रिदम जो है सारे इंटरनली है और इनके अंदर एक टाइम मेजरिंग सिस्टम मौजूद है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो है रेगुलेट नहीं होते, और ऐसे रिदम को हम कहते हैं एंडोजीनस रिदम। सच रिदम्स आर कॉल्ड एंडोजीनस रिदम। और एंडोजीनस रिदम जो है एकदम कोई अल्टर या चेंज नहीं होते, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि जेनेटिकली जैसे ये इनहेरिटेड होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते रहते हैं, एक दिन में ऐसे जैसे ये टाइम इनका जैसे सेट नहीं हुआ है। यकीनन जब तक उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई ऐसी बिग चेंज नहीं आती है तब तक
इनकी ऐसे बिहेवियर के अंदर कोई भी चेंज वगैरह नहीं आती है। जब तक इनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं आएगी, इन्वायरमेंट भले चेंज होता रहे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। डिपेंड करता है इनके अंदर, जैसे आपको पता है कि एक इंटरनल ओसिलेटिंग मैकेनिज्म मौजूद है। यकीनन ये लाइट फैक्टर है या टेम्परेचर है या फूड वगैरह होते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं ह्यूमन बीइंग के हवाले से या किसी भी एनिमल या प्लांट के हवाले से। तो उसमें ओसिलेटिंग मैकेनिज्म मौजूद है, ओसिलेटर मौजूद है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक मौजूद है। तो उसके जरिए जैसे यकीनन थोड़े बहुत जो है बॉडी के इफेक्ट या उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा चेंज तो हो सकता है, पर मुकम्मल तौर पे इसे हम कहें कि ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि एकदम कोई चेंज बिग चेंज आ जाए। बिग चेंज नहीं आ सकती, बिकॉज ऐसे रिदम्स जो दे आर रेगुलेटेड, इनहेरिटेड, जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, जीन्स रेगुलेटेड होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वही इसको रेगुलेट करता है या डिटरमाइन करता है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट लाइक फोटोट्रॉपिज्म का हो गया, तो हमने ये क्यों आया हुआ बस फोटोपीरियडिज्म है। 105 पेज पे इसकी डिटेल मौजूद है। चैप्टर 4 के अंदर 3 टाइप के प्लांट होते हैं, एक लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। यानी लाइट का इफेक्ट भी होता है प्लांट पे, एक्सटर्नल फैक्टर पर, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग। जैसे आपको पता है कि कभी भी सीजन जो है एक जैसी नहीं होती है, कभी दिन छोटे होते हैं, कभी दिन बड़े होते हैं। अभी जैसे हमारे इन इलाकों में गर्मियों की जैसे मौसम है, तो आप देख रहे हैं कि सनलाइट की ड्यूरेशन जरा ज्यादा है। सर्दियों के मौसम में आप देखते हैं सनलाइट की ड्यूरेशन कम होती है। तो इस तरह से रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। रिलेटिव लेंथ ऑफ डे जो होती है या सनलाइट की होती है, उसे हम कहते हैं फोटो पीरियड कहते हैं, फोटो पीरियड कहते हैं। बिकॉज आपको पता है कि कंटिन्यूअसली जैसे लाइट एक जैसी नहीं रहती है किसी भी रीजन के अंदर या इलाके के अंदर। कभी लाइट एक ऐसी सीजन होती है जिसमें लाइट कम होती है, कभी एक ऐसी सीजन होती है जिसमें लाइट ज्यादा भी होती है। तो उस लाइट का प्लांट पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। किस तरह का इफेक्ट्स होते हैं? फ्लावरिंग फिनोमेना पे होते हैं। और फ्लावरिंग के हवाले से एसटीपी के अंदर 105 पेज चैप्टर 4 उसके अंदर मौजूद है कि 3 टाइप के जो है प्लांट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि लाइट की ड्यूरेशन कितनी चाहिए तो फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं होगी। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट, वहां पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी जो है बार बार हम जैसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि इन्वायरमेंट कभी भी एक जैसा सेम या सिमिलर नहीं होता है। इन्वायरमेंट सेम या सिमिलर नहीं होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस हमेशा चेंज होती रहती हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन हमेशा चेंज होती रहती है। और आपको पता है कि प्लांट मूव भी नहीं कर सकते। अगर जैसे हमने कल पढ़ा था एक माइग्रेटरी बिहेवियर था, एनिमल्स के अंदर माइग्रेटरी बिहेवियर होता है। अगर कंडीशन एक इलाके की फेवरेबल नहीं है तो हजारों किलोमीटर तक वो बर्ड्स या फिशेस हमने देखा था कि वो माइग्रेट कर रहे हैं। पर प्लांट में माइग्रेशन की भी मौजूद भी नेचर की तरफ से कुदरत ने उनको ऐसी मैकेनिज्म दी है कि हर किस्म की स्ट्रेस का वो फेस कर सकते हैं। हर किस्म की स्ट्रेस का वो मुकाबला कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी। इन्वायरमेंट इज आर्जिंग जो कंडीशन होती है ना किसी भी प्लांट के लिए, वो बिग थ्रेट होती है। बिग थ्रेट का मतलब होता है कि लाइक जिस तरह से ऐसी अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर कंटिन्यूअसली इस तरह से होते गए तो यकीनन वहां पे जो प्लांट मर सकते हैं। तो ऐसे कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन या फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट को असरअंदाज हो सकते हैं? जिस तरह से लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स है, टेम्परेचर है, ये सब अगर कम होंगे या ज्यादा होंगे या ऐसी कंडीशंस आती हैं तो यकीनन हम कहेंगे प्लांट के लिए एक बिग थ्रेट है। प्लांट का वहां पे उस इलाके के अंदर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। आपको नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम उसमें आते हैं, एक लिस्ट पढ़ते हैं कि ये सारी स्ट्रेसेस होती हैं। जैसे आपके ऊपर भी इस तरह से स्ट्रेस है ना, पढ़ाई की, टेस्ट प्रिपरेशन की स्ट्रेस है, स्ट्रेस में आप चल रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह से प्लांट्स के ऊपर भी कभी कभार ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर कम भी हो जाते हैं या कभी इसकी रेंज ज्यादा हो जाती है तो अगर पहले सबसे पहले स्ट्रेस की डेफिनेशन हम नोट करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। उसे हम कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस की एक जनरल डेफिनेशन है, ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो प्लांट के लाइफ के हवाले से
एडवर्स इफेक्ट है, ग्रोथ को रोक ले नहीं हो, रिप्रोडक्शन के फिनोमेना को जैसे ना होने दे कंप्लीट, जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती है तो आगे रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। इवन सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म वो ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें फॉरेस्ट के अंदर, जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, उसके अंदर आप देखते रहते हैं कभी कभार फायर लग जाती है, तो फायर लग जाती है एक्सटर्नल किसी फैक्टर की वजह से, वहां तो सारे जो है फॉरेस्ट जैसे वो जल जाते हैं, वो रहने वाले एनिमल्स होते हैं घर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके बर्ड्स के सब। तो एक स्ट्रेस कोई होगी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इस वजह से ये कि ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन स्ट्रेस की रीजन जैसे सर्टेन फैक्टर्स हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, पर प्लांट की ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है या सर्वाइवल को खतरे में डाल देते हैं ये। फिर जैसे दो ऑप्शन होते हैं, आइदर जैसे वो आइदर इन एनवायरमेंटल स्ट्रेस का मुकाबला करें या मर जाए। जैसे फायर लगे तो कहेंगे, बर्ड कहेंगे नहीं मैं इसी ट्री पे जो छोटे से होता हुआ बड़ा हुआ हूँ, मैं इसी जगह पे रहूंगा, चेंज नहीं होगा, इधर ही तो यकीन होगा वो मर जाएगा। तो उस वक्त क्या है कि यकीनन फ्लाइट की एडेप्टेशन मौजूद है, तेजी से फ्लाई करेगा, भाग जाएगा तो बच जाएगा। अदरवाइज दो ही ऑप्शन होते हैं, ऐसी अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेस आए तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या मुकाबला करते हैं या उससे करते हैं, फिर मर जाते हैं प्लांट। ठीक है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो दो ही होते हैं, डू और डाई नहीं होती, जिस तरह से डू और डाई, वही स्ट्रेस आती है तो दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर जैसे वो प्लांट वहीं पे वो मर जाते हैं, या क्या करते हैं कॉप यानी उससे मुकाबला करते हैं, फाइट करते हैं ऐसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस से अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए। बिकॉज नेचर ने उनको एबिलिटी दी है, नेचर ने उनको एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस दी है, जिनकी मदद से ऐसी चेंज कंडीशन में भी अपने आप को जैसे वो सरवाइव कर लेते हैं, अपना सर्वाइवल तलाश कर लेते हैं, जिंदा रहते हैं, मरते नहीं है। जैसे आप थर्ड डेजर्ट को देखें, जब कहता आता है डुक्कर ड्राउट सीजन आती है, पानी जमीन के अंदर नहीं होता है, तो आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं अपने आप को जैसे बचा लेते हैं, मरते नहीं है, उनके अंदर नेचर की तरफ एग्रीपेशन है। कई वहां पे एनिमल रहते हैं वो भी जिंदा रहते हैं। इसी तरह से आप देखें सॉइल के अंदर जब साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो खास तौर पे हेलोफाइट्स हैं, नेचर ने उनको काफी सारी एडेप्टेशन दी है, वरना जैसे सब तो प्लांट साल्ट अगर बढ़ जाए तो मर जाते हैं। चंद एक प्लांट होते हैं जिनके अंदर ये ऐसी एबिलिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो तब भी प्लांट उसको उसमें भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये सारी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस होती हैं, उनकी मदद से प्लांट के पास ऐसी जो है लाइक एबिलिटी है जिसके अंदर जैसे वो अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, जस्ट थोड़ी सी कोशिश की जरूरत होती है। तो कौन कौन से जैसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो यकीनन प्लांट को नुकसान दे सके? ये फैक्टर्स हैं जैसे नंबर 1 वाटर शॉर्टेज है या ड्राउट कंडीशन, जिसमें जैसे अभी थर्ड ईयर का हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ ऐसे ईयर्स आते हैं, सीजन्स आती हैं जिसमें जमीन के अंदर पानी कम हो जाता है, तो फिर किस तरह से अपने आप को जिंदा रखते हैं। या लेस ऑक्सीजन सप्लाई, खास तौर पे जो मार्शी रीजन है या वेट हैबिटेट्स है, जमीन जहां भी भीगी सी होती है और ड्राई नहीं होती है, उन्हीं जगहों पे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई सॉइल के अंदर कम हो रही है। ठीक है, सॉइल के अंदर ऑक्सीजन का जाना जरूरी होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन सॉइल, जैसे ये वो सिर्फ हेलोफाइट्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है हेलोफाइट के अंदर कि अगर सॉइल पर जैसे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा भी हो तब भी अपने आप को जैसे वो सर्वाइव करते हैं। इसी तरह से हम देखते रहते हैं हाई टेम्परेचर है, जैसे सीजन क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे चेंज होते रहते हैं, जैसे इस वक्त हमारे पास फिलहाल जो है गर्मी का मौसम है, फिर सर्दी का भी मौसम आ जाएगा। हाई टेम्परेचर जो होता है उसमें रहने वाले प्लांट्स अपने आप को कैसे जिंदा रखते हैं, लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर में अपने आप को प्लांट कैसे जिंदा रखते हैं। हर्बीवोरी या ओवरग्रेजिंग हो रही है, बार बार रिपीटेडली एक हर्बीवोर एनिमल आ रहा है और उस प्लांट को खा जा रहा है, तो उससे कैसे ये अवॉइड करते हैं, लाइक अपने आप को कैसे बचा लेते हैं। तो ये सारी स्ट्रेसेस हैं, उसमें अपने आप को ये जिंदा रखने की कोशिश, भरपूर कोशिश करते हैं। जिस तरह से पहली एडेप्टेशन आज जैसे हम बढ़ते हैं नंबर 1 की, जैसे सॉइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो दो तरह की जो है मैकेनिज्म होती हैं। नंबर 1 पहले स्टेज में वो ये करते हैं कि जो वाटर लॉस हो रहा है उसको बचाए,
कोई भी बिजनेस वगैरह होता है या किसी चीज की सेविंग करनी होती है, तो एक वो चीजें हासिल करनी होती है, दूसरा जिस तरह से उसको जो है ना रोका जा सकता है कि ये जो लॉस हो रहा है इसको तो रोकें। जैसे आप देखें, आपके पानी घर का एक एग्जाम्पल ले, वाटर टैंक जो टैंक की छत पे मौजूद है, अगर वो उसमें कहीं लीकेज है तो पहले आप उसको तो दुरुस्त कराएं कि ये भाई लीकेज हो रही, पानी जाया हो रहा है, इसको तो बचाएं। फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कहीं से आप पानी हासिल करें और टैंक के अंदर डाल दें, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो इसी तरह से प्लांट भी यही होता है कि जब भी वाटर शॉर्टेज होती है तो बिल्कुल जहां पे लाइक डीप सॉइल के अंदर जहां पे वाटर टेबल होता है, वहीं तक इनकी जो रूट्स जो ग्रो करती हैं, डीप वर्टिकल रूट्स। जब भी लाइक शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, यहाँ पे सॉइल है, इसमें पानी की कमी हो गई है, पानी नहीं है, तो ये डीप लाइक रूट्स चली जाती हैं। दूसरी मैकेनिज्म ये होती है कि जो स्ट्रोमेटा होते हैं जिनके जरिए वाटर लॉस होता है, इन स्ट्रोमेटा को क्लोज किया जाए। तो दो स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनके जरिए अगर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन हो, पानी की शॉर्टेज हो, तो उसके जरिए ये मेंटेन कर सकते हैं। एक इसके अंदर हार्मोन के हवाले से भी क्वेश्चन है कि स्ट्रोमेटा को क्लोज कराने के लिए एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है, मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जब भी ऐसी वाटर की शॉर्टेज होती है, मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स इसमें एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एब्सिसिक एसिड जो देन क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा गार्ड सेल्स को क्लोज कर लेते हैं, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाते हैं। एक इडेपेशन ये होती है, और दूसरी इडेपेशन होती है डीप वर्टिकल रूट्स को ग्रो करते हैं। जहां जमीन के अंदर पानी है वहीं तक जो डीप रूट्स जाती है, जैसे थर्ड डेजर्ट का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। चंद एक ऐसे ट्रीज आपने देखे होंगे, चाहे भले जितना भी कहत आ जाए, पर वो हमेशा आपको ग्रीन नजर आते हैं, बिकॉज उनकी रूट्स इतनी डीप होती है, जमीन के अंदर जहां पे वाटर टेबल होता है वहां तक वो पहुंच जाती है। तो इस तरह से अपने आप को ऐसी वाटर शॉर्टेज की स्ट्रेस में भी बचा लेते हैं, ठीक है ना। तो जब भी जिस तरह से सॉइल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन जैसे कम होती है, तो ये प्लांट के लिए स्ट्रेस होती है। और ऐसी सिचुएशन में जैसे क्या करेंगे, जैसे सॉइल में पानी कम है, एटमॉस्फेयर भी ड्राई, तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी बढ़ सकता है, ये भी एक सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में प्लांट के पास अपना एक कंट्रोल सिस्टम है। कौन सा कंट्रोल सिस्टम है? जिसमें लाइक एक है कि अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, गार्ड सेल्स लूज द टर्गन, गार्ड सेल्स जब टर्जिडिटी लूज करेंगे तो यकीनन ये क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे तो स्टोमेटा लाइक जैसे आपको पता है कि क्लोज होने से ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो जाता है। आपने कई बार लोअर क्लास में फर्स्ट ईयर में जैसे पढ़ा होगा, तो ये गार्ड सेल्स होते हैं, जब ये टर्जिड होते हैं, तो ये ओपन होते हैं, और स्टोमेटा ओपन रहेगा, गैस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन होती रहेगी। पर गार्ड सेल्स फ्लैसिड होते हैं। फ्लैसिड की मीनिंग है यहाँ का जो पानी है निकल जाता है, तो ये ओपनिंग जो है क्लोज हो जाता है। क्लोज होने की वजह से हम कहेंगे कि लाइक जो अब लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, क्योंकि वाटर लॉस स्टोमेटा के जरिए होता है। तो गार्ड सेल्स जब टर्जिडिटी लूज करते हैं तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो इसको लूज कराने में किसका रोल होता है? एब्सिसिक एसिड का किरदार होता है। जिस तरह पहले की स्टोमेटा ओपन है, टर्जिड है, ये कंडीशन टर्जिड कंडीशन कहलाती है। जब वाटर से भरा होता है गार्ड सेल तो टर्जिड है। एब्सिसिक एसिड या एबीए जो है, फिर क्या होगा, इसको जो है वाटर को लूज करता है, गार्ड सेल्स टर्जिडिटी लूज कर लेते हैं, फिर जो है ये क्लोज हो जाते हैं। एक और भी फैक्टर होता है, आपको पता है कि पोटेशियम आयंस, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। पोटेशियम आयंस जब इसके अंदर आते हैं या वाटर आता है तो आपको पता है कि लाइक ये टर्जिड होता है, तो इसमें पोटेशियम आयंस भी लूज होंगे, वाटर भी लूज होगा, जिसकी वजह से इसकी टर्जिडिटी जो है वो लूज हो जाएगी। हम कहेंगे कि स्टोमेटा क्लोज होगा। दूसरी इडेपेशन जो होती है, एब्सिसिक एसिड का एसटीपी में पॉइंट मौजूद है, आप यकीनन नोट करेंगे। इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन है, प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जिसकी वजह से मेसोफिल सेल्स जो है एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से गार्ड सेल्स को जैसे क्लोज कर लेते हैं। और दूसरा सिस्टम होता है डीप वर्टिकल रूट्स है। जीरोफाइट प्लांट होते हैं, उनके अंदर ऐसी इडेपेशन होती है डीप वर्टिकल रूट्स जहाँ पे वाटर टेबल होता है वहां तक जो है ऐसी रूट्स ग्रो करते हैं। हॉरिजॉन्टल रूट्स जो हैं इनकी सिंथेसिस, इनकी फॉर्मेशन को ये स्टॉप करेगा, और ये ट्री या प्लांट जो भी होगा उससे कहेगा कि आप बिल्कुल सीधे चले जाएं। हॉरिजॉन्टल रूट्स की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट होगी, डीप वर्टिकल रूट को ये फेवर करेगा इस स्ट्रेस की सूरत में। जैसे आपको याद हो
हुआ चैप्टर 1 के अंदर हमने पढ़ा था, एक हॉरिजॉन्टल रूट्स हैं और एक वर्टिकल रूट्स हैं, याद है चैप्टर 1 किसके अंदर होते हैं? कैक्टस के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल रूट्स आर फाउंड इन कैक्टस और डीप वर्टिकल रूट्स जो है वकीया बनियान ट्री जो है उसमें होता है। इवन चंद एक थर्ड डेजर्ट के ग्रासेस भी होते हैं, ग्रासेस भी होते हैं, वो भी आपको ग्रीन नजर आते हैं, भले बिग ट्री ना हो, ग्रासेस भी होते हैं वो भी ग्रीन। वाई? बिकॉज उनकी रूट भी वेरी डीप जाती है, डीप वर्टिकल रूट होती है। बाकी स्टेसेस को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।